नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक और बात, अगर आप ध्यान से एक बार सुन लेते हैं और ख़ुद से एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं तो 70% आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ़िलिस्तीन की समस्या पर एक निबंध लिखें या फ़िलिस्तीन की समस्या पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आगे देखते हैं उत्तर। फ़िलिस्तीन की समस्या एक गंभीर और जटिल राजनीतिक, धार्मिक और भू राजनीतिक संघर्ष है। यह विवाद 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ और 1948 में इजराइल के गठन के बाद और भी बढ़ गया। इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है। इसके मूल में भूमि के अधिकार, धार्मिक महत्व, राष्ट्रीय पहचान और ऐतिहासिक दावे शामिल हैं। फ़िलिस्तीन की समस्या का समाधान केवल शांति समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संभव है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो फ़िलिस्तीन की समस्या दरअसल इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच भूमि पहचान और राज्य की मान्यता से संबंधित है, जो 20वीं सदी के शुरुआत से लेकर अभी तक चल रही है। अगला हेडिंग है फ़िलिस्तीन पर अरब जातियों का दावा। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक दावा। अरब लोग मानते हैं कि वे सदियों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उनका यहाँ पर ऐतिहासिक अधिकार है। अरब समुदाय का फ़िलिस्तीन में निवास 7वीं शताब्दी से है, जब इस्लाम का प्रसार हुआ। इस समय से लेकर आधुनिक काल तक अरब लोग इस क्षेत्र में रहते आए हैं और उन्होंने यहाँ की भूमि, संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर पर अपना दावा बनाए रखा है। एक तरफ से अगर देखा जाए इस पॉइंट के आधार पर, अगर वाकई में अरब समुदाय के लोग 7वीं शताब्दी से रह रहे हैं तो फ़िलिस्तीन पर उनका हक बनता है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक दावा। यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल हैं। इस्लामी परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यरूशलेम का विशेष धार्मिक महत्व है। यह स्थल मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसलिए वे इस पर अपने धार्मिक अधिकार की मांग करते हैं। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय का दावा। अरब लोग फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें पश्चिमी तट और गाजा पट्टी शामिल हो। वे इस क्षेत्र पर अपने राष्ट्र और आत्मनिर्णय के अधिकार की पहचान की मांग करते हैं और इसके लिए स्वतंत्रता तथा संप्रभुता की दिशा में संघर्षरत हैं। चौथा पॉइंट है जनसंख्या दावा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन की आबादी का बहुमत अरब था। वे इस आधार पर क्षेत्र पर अपना अधिकार मानते हैं। उस समय फ़िलिस्तीन में अरब समुदाय प्रमुख था और इस जनसंख्या आधार पर वे भूमि और संसाधनों पर अपने अधिकार की पुनर्बहाली की मांग करते थे। यदि अगर देखा जाए, अरब समुदाय के लोग काफ़ी समय से फ़िलिस्तीन पर रह रहे हैं और उनकी तादाद भी ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी के आधार पर फ़िलिस्तीन पर उनका हक लाजमी है। अगला हेडिंग है प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन की परिस्थिति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति विशेष रूप से अत्यंत परिवर्तनात्मक थी। यह युद्ध ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और उसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ़िलिस्तीन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव देखा गया। पहला पॉइंट है संघर्ष के बाद विश्व की राजनीतिक मानदंड में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। नई राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों के साथ प्राचीन साम्राज्यों की खस्ता समाप्त हुई और बहुत से राष्ट्र नए अधिकारी और विकल्पों की खोज में थे। दूसरा पॉइंट है युद्ध के परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक विवादों में वृद्धि हुई। धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और आपसी असहमति बढ़ी। तीसरा पॉइंट है युद्ध के बाद कई देशों में अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का सामना किया गया। अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व युद्ध जैसे महायुद्धों में सैनिकों के ऊपर हथियारों और दवाइयों के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था के कारण अत्यधिक धन खर्च हुआ है। चौथा पॉइंट है इसके अलावा विश्व धन बाजार में भी अस्थिरता देखी गई, जिसने आर्थिक स्थिति को और भी अस्थिर बना दिया। पांचवा पॉइंट है
इस युद्ध ने भी सामाजिक विचलन को बढ़ावा दिया। नारी सशक्तिकरण, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों की मांगें बढ़ी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति व्यापक रूप से विवादात्मक, संघर्षपूर्ण और परिवर्तनशील थी, जिसने दुनिया को एक नया और अज्ञात दिशा में ले आया। अगला हेडिंग है कारण। फ़लस्तीन की समस्या के मुख्य कारणों में शामिल है: पहला, भूभागीदारी, भूमि से संबंधित कारण। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच भूभागीदारी पर अभी विवाद है, जिसके कारण सीमा, भू समस्या और निवास स्थलों का त्याग होता है। दूसरा कारण, राजनीतिक तांत्रिक मुद्दे। राजनीतिक और तांत्रिक मुद्दों के कारण, जैसे कि राजनीति, शक्ति और सीमा नियंत्रण समस्या का हल दुर्लभ होता है। मतलब कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निराला होता है, यानी रेयर। तीसरा, ऐतिहासिक विवाद। ऐतिहासिक तौर पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच के पुराने विवादों और भविष्य के सीमाओं के कारण समस्या का हल प्राप्त करना मुश्किल है। चौथा पॉइंट है भविष्य की स्थिति। फ़लस्तीन के लोगों की भविष्य की स्थिति, रोजी रोटी की असुरक्षा और निवास स्थलों के अभाव के कारण समस्या गंभीर है। अगला हेडिंग है सॉल्यूशन, समाधान। फ़लस्तीन समस्या का समाधान शांति समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हो सकता है। दो राज्य समाधान, जिसमें इजराइल और एक स्वतंत्र फ़लस्तीन राज्य की स्थापना शामिल है, जिनको व्यापक समर्थन प्राप्त है। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाल हो और विवादित मुद्दों पर एक स्थायी और न्यायपूर्ण समझौता हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यस्थता करने और दोनों पक्षों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने की भूमिका निभानी चाहिए। समाधान से यह तात्पर्य है कि फ़लस्तीन समस्या का समाधान दो राज्य सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें इजराइल और फ़लस्तीन दोनों स्वतंत्र राज्य बने और शांति से सह अस्तित्व में रहें। इसके लिए सीमाओं, शरणार्थियों और यरूशलेम की स्थिति पर समझौता आवश्यक है। अगला हेडिंग है निष्कर्ष। फ़लस्तीन समस्या एक गंभीर समस्या है जो राजनीतिक, भू राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों से भरी है। समाधान के लिए सहमति, समझौता और विनम्रता की आवश्यकता है, जो दोनों पक्षों के बीच भूमि और आत्मसम्मान के समान वितरण पर आधारित हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मेहनत करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।